The present rate of sandalwood per kg is 15 to 20,000 rupees per kg. तो आपका जो अभी पेड़ है आप बोल रहे थे 10 साल पुराना है, बट आप पहला हार्वेस्ट सैंडलवुड का 15 इयर्स में ही ले सकते, 10 साल में क्यों नहीं ले सकते? नहीं सर, 10 साल में क्या होता है, पहले जो सैंडलवुड रहता है। आप डे वन से आना चाहते थे एग्रीकल्चर में मैम? मेरे पति को लेके मुझे बेंगलुरु में आके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। मैं किसान नहीं बनना चाहती थी, मगर घर में इन लॉज मुझे बाहर जाके काम करने का मौका नहीं दिया। जो मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ वो फाड़ के फेंक दिया गया, मगर मुझे बाहर नहीं भेजा गया। आपको सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका प्याज नहीं है, ये आपका बाजरा नहीं है। एक बार लग गया तो लग गया। यस, 50 इयर्स में जब हमारे पास इनकम नहीं है तो वी विल बी बर्डन टू द फैमिली एज वेल एज फॉर सोसाइटी। इसीलिए आई प्लान्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। रूरल इंडिया जो हम गाँव में बात करते हैं, वहाँ ऑलमोस्ट 76% फीमेल एग्रीकल्चर में, तभी भी इतने फीमेल्स आगे क्यों नहीं आ पा रहे मैम एग्रीकल्चर में? यूजुअली जब हम एग्रीकल्चर का जो बात करते हैं, सब जो हमारे भारत का सैंडलवुड जो है ना, उसका क्वालिटी क्यों सबसे हटके है, उसके अंदर जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स का जो हम बात करते हैं वो हमारे पास 80 to 90% है। दूसरे कंट्रीज में जो है ना, इट इज 20 to 30%। एक एकड़ में 10 by 10 प्लान करेंगे तो 440 झाड़ बैठते हैं। एक पेड़ को 1 लाख बोले तो 4.5 करोड़ एक एकड़ में आया। वो 4 करोड़ ले जा करके आप नेशनलाइज बैंक में रखोगे तो आपको महीना 3.5 लाख रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आया ना, तो सॉफ्टवेयर टेकी का सैलरी आया ना, तो हम किसान किसी से कम है क्या? नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। हमारे आज के एपिसोड की मेहमान है कविता मिश्रा मैम, जो कि कर्नाटका में एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्रो फॉरेस्ट्री और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर अपना बिजनेस चला रही है। कविता मिश्रा मैम ने 20 साल पहले एग्रीकल्चर में अपना जर्नी स्टार्ट किया मोनोक्रॉपिंग से, जहां वो केवल पोमेग्रेनेट का फार्मिंग कर रही थी। कुछ साल उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखा, लेकिन एक ही बार से काफ़ी लॉसेस उन्होंने फेस किया। तभी उन्होंने ये अपनाया कि आगे बढ़ते उन्हें एक सस्टेनेबल इनकम डेवलप करना पड़ेगा, जिसका आंसर था एग्रो फॉरेस्ट्री और इंटीग्रेटेड फार्मिंग। आज की डेट में उनके फार्म पर कई सारे ट्रीज, अलग अलग हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स हैं, और पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग भी वो साथ में कर रही है। आज के एपिसोड में हमने समझा है कि कैसे आप एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल डेवलप कर सकते हैं ताकि आपके पास एक सस्टेनेबल फार्मिंग इनकम हो। हमने सैंडलवुड फार्मिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है और समझा है कि कैसे सैंडलवुड आपके लिए एक पेंशन क्रॉप या रिटायरमेंट क्रॉप हो सकता है। साथ ही साथ हमने समझा है कि एक महिला होने के नाते एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे इनके परिवार स्टार्टिंग डेज में इन्हें जॉब इंटरव्यूज़ के लिए भी अप्लाई नहीं करने दे रहे थे। ये एपिसोड यंगस्टर्स की तरफ डायरेक्टेड है, ये एपिसोड हमारे देश के युवा की तरफ डायरेक्टेड है, तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिए। मैं वादा करता हूँ अगर आपको इस इंडस्ट्री के प्रति थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो इस एपिसोड से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। प्रेजेंटिंग टू यू मिसेस कविता मिश्रा मैम, ओनली ऑन एग्री टॉक। कविता मैम, सबसे पहले थैंक यू, आप इतना दूर से आए हमारे लिए टाइम बनाकर। आपसे भी बात कर रहा था, आपका रिसेंटली सर्जरी भी हुआ है, सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप यहाँ आए, एंड आई एम वेरी श्योर कि आज के एपिसोड से हमारे किसान भाई और बहनों बहुत कुछ सीखेंगे। कैसे हैं आप मैम? अच्छी हूँ। एंड आपके बारे में मैं ऑनलाइन देखा था, आपका एक टेडेक्स स्पीच भी सुन रहा था। इंडिया में टिपिकली उतने हम फीमेल फार्मर्स या फीमेल जो एग्रीकल्चर में आगे आ रहे हैं वो देखने को नहीं मिलता है। इंटरेस्टिंग जो रिसर्च में पढ़ रहा था, रूरल इंडिया जो हम गांव में बात करते हैं, वहाँ ऑलमोस्ट 76% फीमेल एग्रीकल्चर में, अर्बन इंडिया में भी 61% विमेन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तभी भी इतने फीमेल्स आगे क्यों नहीं आ पा रहे मैम एग्रीकल्चर में? वही अभी क्या होता है, यूजुअली जब हम एग्रीकल्चर का जो बात करते हैं, सब लोगों के मन में क्या है, एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वो पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। क्योंकि मेन स्ट्रीम में पुरुष ही आगे आके काम करते हैं, ऐसे सब लोग जब किसान बोले तो वही सबके दिमाग में आता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। एक किसान का फैमिली में जो घर की महिला होती है ना, वो एक्चुअली बहुत काम करती है। सुबह 4 बजे से उसका काम चालू होता है, खाना बनाने के
वो खेत को जो लेके जाते हैं खाना वो लेने का, बाद में घर में जो बैल रहते हैं ना उसका गोबर कचरा काटना, उनको खिलाना, उनका सब खत्म करके बाद में जो हमारा बैल का गाड़ी रहता है उसमें बैठ के हम लोग खेत में काम करने के लिए जाते। जब लोग हम बीज को पेरते हैं उसके पीछे हम लोग भी ठहरते हैं, कचरा निकालते हैं। अभी तो स्प्रे भी मारते करते हैं महिलाएं, मैं भी करती हूँ। सब राशि हार्वेस्टिंग भी करते हैं, अनाज का सब कुंपा डाल के उसको थैला में सी के जब उसको बेच के आने का होता है ना, तब हम लोग हमारे पुरुषों को बोलते हैं जाके मंडी में बेच के लाओ। वो बेच के पैसा लेके आते हैं ना, इसीलिए कृषि जो है पुरुष प्रधान बोलते हैं लोग। पुरुष प्रधान एक्चुअली वो महिला प्रधान है, क्योंकि पीछे इतना जो काम कर रही है गांव की महिला है, वो एक सीसीटीवी कैमरा की तरह काम कर रहे। वो पंचुअली काम करता है, रुकता नहीं, कुछ नहीं, बहुत एक्यूरेट रहता है। मेन स्ट्रीम उसको दिया नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहे, वो बहुत काम कर रहे हैं। जितना इजी दिखता है उतना इजी रहता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो काम है ना वो एसी रूम में बैठ के 1 लाख रुपए पगार लिए जैसे उतना इजी नहीं है। वहाँ धूप में जलना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, ठंड में तड़पना पड़ता है, जब जाके 1 साल को अगर अच्छा रेट मिला तो हम लोग कमा लेते। रेट नहीं मिला तो फिर भी हम बाहर से जा कर के ब्याज से पैसा लेके आते। ये एक कविता मिश्रा का परेशानी नहीं है, ये भारत के सब किसानों का परेशानी है। इसीलिए मेन स्ट्रीम को औरतों को महिलाओं को हमको लाना है। वो बहुत काम कर रहे हैं मगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है, इतना ही। बट दे आर डूइंग वेरी ट्रेमेंडस जॉब इन रूरल एरियाज। मेरे चैनल पे 2-3 और महिलाओं को मैंने इंटरव्यू किया है। एक मुझे बता रही थी कि महिलाओं के जो एक केयर और एक प्यार होता है, जो नाजुक हाथ होते हैं, वो बेटर होते हैं प्लांट्स के लिए। जब भी हम हार्वेस्टिंग के लिए भी जाएं मैम, तो आप देख हार्वेस्ट के समय सारे फीमेल्स को ज़्यादा बुलाया जाता है क्योंकि वो मेन से ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट करते हैं। तो आई होप कि आज का एपिसोड देख के आपसे इंस्पिरेशन लेके बहुत सारे फीमेल्स आना चाहे। आप डे 1 से आना चाहते थे एग्रीकल्चर में मैम? नहीं, एक्चुअली मैं डे 1 से एग्रीकल्चर में आना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जब ख़त्म हुआ, मेरा शादी एक छोटे से गांव में हुआ। वहाँ पर मुझे रहना नहीं था। मेरे पति को लेके मुझे बेंगलुरु में आके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। मैं किसान नहीं बनना चाहती थी, मगर घर में इन लॉज मुझे बाहर जाके काम करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हम लोग महिलाओं को बाहर जाके काम करने का मौका नहीं देंगे। ऐसे होके मैंने एमएनसी में इंटरव्यू डाला, तो भी जो मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ वो फाड़ के फेंक दिया गया, मगर मुझे बाहर नहीं भेजा गया। तब मेरे पास था एक ही ऑप्शन, ये मेरे बड़े लोग जो फार्म छोड़ के गए थे उसको लेना। इट वाज मुझे दूसरा ऑप्शन नहीं था। सो अनविलिंगली आई एंटर्ड एग्रीकल्चर। 4 दीवार में बैठ के वक्त गंवाने से अच्छा है मैं हमारे धरती माँ का सेवा करूं, इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। अभी जब मैंने सेलेक्ट किया, आप खुद जानते हो रायचूर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ड्रॉट एरिया है। कर्नाटक का पानी नहीं है, बारिश भी बहुत नहीं आता, टेम्परेचर 45+ रहता है। तो मेरा जो लैंड था वो पथरीला पहाड़ के जैसे था, बहुत पत्थर। इट वाज नॉट शेप्ड, इट वाज नॉट फर्टाइल एंड इट वाज नॉट हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ठीक नहीं था, वो लेवल नहीं था। जब मैंने शुरुआत किया है, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, एक साधारण औरत थी मैं। जब मैं कुछ आगे बढ़ के करना चाहती तो सब लोग घर में मना कर रहे थे। आपके फैमिली में भी, इन-लॉज में भी? यस, ये तुमको आता नहीं, मत करो, ये तुम्हारा जोन भी नहीं है और तुमको इसके बारे में ज्ञान भी नहीं है। मैंने सोचा कुछ तो करना है, इसीलिए मैं आई, पत्थर चुनने लगी। मैं पहले बार जब आई, क्योंकि मेरा मायका धारवाड़ है, वहाँ का टेम्परेचर उतना नहीं था, 32, 33, 35। यहाँ का टेम्परेचर में मैं 2-3 बार चक्कर आके गिर गई, मुझे सेट नहीं हुआ था। तो भी मैं पीछे नहीं हटी, वो सब पत्थर सब निकाला, उसको सब निकाल के लैंड को लेवल करके जब कुछ करना सोच रही थी, तो मैंने आपको कहा वो पथरीला ज़मीन था,
जब मैंने बोर का ट्राई किया मुझे पानी नहीं मिला। जब भी हम बोर डलाते अंदर से सिर्फ धुआं आता था, पानी का जल ही नहीं आया। तब बहुत दर्द होता था, पानी नहीं मिल रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, पानी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे बोर डालने के बाद भी 2-3 बोर के साथ मेरे पति मेरे साथ थे, मगर बाद में वो भी हमको पानी नहीं मिल रहा है, इट मीन्स नहीं पॉसिबल हमको यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला, पीछे हट देंगे। मगर मैं पीछे नहीं हटी। जितना मेरे पास सोना था सब वो ज़मीन को डाल के लास्ट मुझे 1.5 इंच वाटर जो मिला, मैंने पहला जो स्टेप लिया वो ड्रॉट एरिया में हाई टेम्परेचर में जो ग्रो होता है, इट वाज पोमोग्रेनेट। मैंने पोमोग्रेनेट को सेलेक्ट किया। उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और ज़्यादा टेम्परेचर में उसको डिसीज़ नहीं आता, तो मैंने वो डाला। उसके साथ मेरा फर्स्ट इनकम आया 63 रुपीज़ kg एंड सेकेंड आई गॉट 118 रुपीज़ kg, थर्ड क्रॉप 140 रुपीज़, फिफ्थ क्रॉप 180 रुपीज़। बहुत बढ़िया से मैंने निकाला। अभी सेट हो गई थी, ज़मीन में काम करना सीखा था, एक प्रैक्टिकली वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना भी सीख गई थी मैं। एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था जब इनकम आ रहा था तो। मगर अभी एक 5-10 साल के पीछे बहुत जोरों से बारिश लग गया। आपने देखा होगा मंत्रालय सब डूब गया था, वही है हमारा भी फार्म। तो क्या होता है जब ज़्यादा बारिश आता है तो पोमोग्रेनेट को डिसीज़ आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज़। वो फ्रूट के ऊपर ब्लैक स्पॉट आते हैं। वो जब उसका मार्केट नहीं होता और वो खिल जाता है तो कोई लेता नहीं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था 180 रुपीज़ kg में दे चुकी थी, 15 से 20 टन मैं निकाल चुकी थी। इस बार मुझे 50 लाख का एक्सपेक्टेशन था, बाहर से मैंने कुछ कर्जा भी किया था। बहुत अच्छा फल आया, सब आया, मगर जोरों का बारिश लग गया ना, डिसीज़ आ गया, सारा फल बर्बाद। सारा फल वो फार्म पूरा डूब गया पानी में। तो 2 महीने कंटिन्यूस पानी में डूबने के बाद जो लोग एडवांस दिए थे ना वो वापस ले गए। जो लोग आपको पैसा दिए थे वो वापस ले लिया। वो जो ये बायर्स थे ना, वो जो एडवांस हमको दिए थे वो लेके चले गए। डिसीज़ आए, हम लोग नहीं मार्केटिंग नहीं कर सकते। और जो मैंने बाहर से लोन लिया था वो लोग भी बहुत टॉर्चर कर रहे थे। थोड़ा देर ऐसे लगा बाहर ऊपर का पहाड़ से नीचे गिर गई हूँ और वहाँ पर कोई उठाने वाला भी नहीं। एक ही बार इतना सक्सेस मिला, फिर एक ही बार नीचे आ गया। वही एग्रीकल्चर है, जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो वापस आता है, उसका एश्योरेंस नहीं रहता, उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। तब भी आप क्यों कर रहे थे मैम? अब जब आप अपना जर्नी स्टार्ट किए एग्रीकल्चर में, आपको मालूम था कि ये रिस्क फैक्टर होता है? यस। तब भी आप क्यों आगे बढ़े? वही ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था, इसीलिए आगे बढ़ी। जब नीचे गिरी ना, किसी को हेल्प के लिए पूछना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन आया तो सबका मोबाइल स्विच ऑफ था। क्योंकि जब हम उड़ते हैं तो सब लोग हमारा हाथ पकड़ते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो कोई नहीं आता। और जो नीचे गिरते हैं उनको दौड़ना नहीं आता, इसीलिए सब लोग पत्थर मारते हैं। मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। मगर क्या होता है जब सब लोग हाथ छोड़ देते हैं, जब अपने भी हमको स्वीकारते नहीं, बिकॉज मैं फेलियर हुई थी, मगर ऐसा देखा गया कि मैंने कुछ अपराध किया है, तब मुझे भी सोसाइटी को फेस करने नहीं हुआ। सो तब सब लोगों ने जब हाथ छोड़ा, माय हस्बैंड केम एंड होल्डेड मी। सब लोग कहते हैं कि यशस्वी पुरुष के पीछे महिला है, मगर आज एक महिला के पीछे आई वेरी प्राउड टू से दैट माय हस्बैंड वाज देयर विथ मी बिकॉज एवरीबडी लेफ्ट मी। मैंने जब करने का सोचा, मेरा सर्वाइवल चांसेस बहुत कम थे। मेरे पति ने बाहर से लोन लेके मेरा जान वापस लेके आए। मेरे माँ ने मेरे को जन्म दिया, मगर मेरे पति ने मुझे पुनर्जन्म दिया। और थोड़ा डिप्रेशन में, पैर का प्रॉब्लम था, चलना डर रही थी मैं, फिर कुछ करेंगे तो लोग फिर कुछ बोलेंगे, गाली देंगे। कॉन्फिडेंस कम हो गया था आपका? हमारे पापा 2 साल में मुझे चलना सिखाया, मगर मेरे पति ने 28 ईयर्स में मुझे चलना सिखाया। वो मेरे ढाल बन के ठहरे। इसीलिए
आपके ज़रिए इस मीडिया के थ्रू मैं बहुत से आदमी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि एक महिला स्ट्रांग बनती है तो 3 पिलर से। बिकॉज माय फादर गिव मी birth and he gave me the education, and my husband gave me love, and my son gave me आश्रय दिया मेरे बेटे ने मुझे। ये 3 पिलर अगर नहीं रहेंगे तो वी कांट स्टैंड एंड वी कांट गिव द इंटरव्यूज लाइक दिस। सो मैं बहुत से आदमी लोगों को वही रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी माँ हो, बेटी हो, पत्नी हो, बहू हो, हमको कुछ नहीं दिया मगर एक प्यार और इज्जत, ये इतना देंगे तो हम दुनिया के हर एक कष्ट से लड़ सकते हैं। बिकॉज आई फेस दैट प्रैक्टिकली इन माई लाइफ। तब मुझे लगा मेरे हस्बैंड ने मुझे बचाया, मुझे उनके लिए तो कुछ करना है, क्योंकि मेरा जान जो जाने वाला था फिर उन्होंने वापस बचाया, उनके लिए तो मुझे कुछ करना है। मेरे ऊपर उतना होप्स उन्होंने रखा है, उसके लिए तो मुझे कुछ तो अचीव करके बताना है। ये आ गया मेरे सिर में। तो पहले मैंने कहा आपको मोनोक्रॉपिंग, मैंने सिर्फ पोमोग्रेनेट पे मैंने विश्वास किया था, मैंने पोमोग्रेनेट उतना ही किया। जब मैं नीचे गिर गई, प्लांट्स को हटा दिया, फिर भी मेरा लैंड प्लेन हो गया। मैं उसके पीछे 8 से 10 साल जो एफर्ट की थी वो चला गया था, वो नहीं दिख रहा था। तो इस बार वो नहीं करना, वो चांस नहीं लेना, ऐसे सोच के इन 8 acre 10 गुंटास राइट नाउ in 45 degree temperature with the help of 1.5 inches of water. Today I have 2500 sandalwood trees, 1200 mango, 600 guava, 600 custard apple, 100 amla, 100 tamarind, 200 jamun, 800 teak, 100 lemon, 100 curry leaf. Along with this, I have desi cows, 20 desi cows, 50 sheeps, and we have right now with us 500 this nati this मुर्गी बोलते हैं, मुर्गी। यस। वो क्योंकि वो इंजेक्टेड नहीं रहते, बिकॉज वो हमारा जो ब्रीड है इट इज कॉल्ड एज ड्रैगन फाइटर ब्रीड। ऐसे हो कि वो एक कॉक आप कम से कम 5 से 10 हजार को दे सकते, और उसका जो ये है ना हेन जो है ना वो कम से कम 2 से 3 हजार को बिकता है। इसके साथ मैं लास्ट फ्रॉम 4 to 5 years आई एम रनिंग माई ओन नर्सरीज ऑल्सो। So today I feel very proud to say this, along with the farm woman, I am a woman entrepreneur in agriculture, because I started my journey with 5 rupees. Now I have with me totally 20 to 25 employees of my own, and I am giving them a very good employment, as well as they are staying with us in farm itself, because our journey begins morning 5:30, it ends at 8:30 night. And along with that, I told you we have Sandalwood right now with us. So we have 16 dog squad with us, and we have 18 CCTV cameras, and along with that we have 1800 feet lights also. And I told you because मेरा जो land है ना वो हैदराबाद एंड पणजी हाईवे के बाजू में ही है, इट इज़ नॉट इंटीरियर। ऐसे हो के प्रोटेक्शन इज अ मेजर एस्पेक्ट इन सैंडलवुड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। राइट। So we have a very good protections with us right now in our farm. Very inspiring story, ma'am. I think, firstly, congratulations to you. Thank I you. think बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सिखाया है। इस पॉडकास्ट पे यूजुअली हम बात नहीं करते हैं, विच इज़ अबाउट सपोर्ट सिस्टम। जब आपके पूरे फैमिली ने आप पे गिव अप कर दिया था तो आपके हस्बैंड ने आपको Yes. सपोर्ट किया, एंड फ्रॉम दैट टू कम टू वेयर यू आर टुडे, आई थिंक ये इन इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज टेक बैक फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। काफ़ी मिस्टेक्स आपने रियलाइज़ किया, आपने किया Yes. है, जो मोनोक्रॉपिंग आप कर रहे थे पोमोग्रेनेट के साथ। आज का पॉडकास्ट मैं चाहता हूँ जो मेजर सीख ले जाएं कि हाउ कैन दे अवॉइड दोज मिस्टेक्स। एग्रो फॉरेस्ट्री का एक मॉडल आप कर रहे हैं, आज मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं, बट सबसे पहले मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा पीछे जाके, जब आप पोमोग्रेनेट में एक साल से दूसरे साल वो यील्ड ले जा रहे थे, वो आप कैसे कर रहे थे? उस समय क्या आप बहुत केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, let me clear you one thing. Because pomegranate organically it is not possible, sir. नॉट पॉसिबल। I tried, we'll get, but now the people are running behind the size and the color. For size again we have to go with the sizer, and for colors again we have to go with the chemicals.
ऑर्गेनिकली जब हम लोग प्लान करते हैं तो पोमोग्रेनेट का कलर हम लोग ला सकते हैं ऑर्गेनिकली, बट साइज ना नहीं आता है। वो जमीन का जो फर्टिलिटी रहता है उसके ऊपर डिपेंड होता है. इफ द लैंड इज फर्टाइल यू विल गेट वेरी बेस्ट साइज ऑल्सो. इफ लैंड इज ओके दैट टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट साइज ऑल्सो. तो अभी मैंने केमिकल फार्मिंग का जो बात किया, पहले हम लोग पोमोग्रेनेट जब कर रहे थे ज़्यादा केमिकल डाल रहे थे, इसीलिए मैंने अभी क्या शुरुआत किया, मैंने बोला आपको, मैंने मैंगोज किया, मैंने गोवा किया, मैंने कस्टर्ड एप्पल किया, मैंने जामुन किया, मैंने टैमरिन किया, मैंने नींबू किया, मैंने मौसम्बी किया. व्हाई आई डिड दिस, आप खुद जानते हो. आजकल अगर एग्रीकल्चर आदमी को कोई लड़की ढूंढने गए तो कोई उससे शादी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मंथली सैलरी नहीं रहता, रिटायरमेंट पेंशन नहीं रहता. करेक्ट. तो हमको एग्रीकल्चर में एक ऐसा पैकेज बनाना है. वी हैव टू डिवाइड एग्रीकल्चर इन सच ए वे दैट इट शुड बी इंटीग्रेटेड फार्मिंग. हाउ इज इट? एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, all together it is integrated farming. You know very well agriculture, the income will be it begins from 1.5 months to 3.5 6 months will get the crops. वो जो इनकम आता है इट इज शॉर्ट टर्म इनकम. कैश क्रॉप जो हम कहते हैं. इनकम और शॉर्ट टर्म इनकम शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाता है. करेक्ट. हमारे घर चलाने के लिए. अभी हम हार्टिकल्चर का बात करते हैं, वो राइट फ्रॉम 1 ईयर से शुरुआत होता है, 30-40 ईयर्स तक रहता है. दैट इज मिड टर्म. वो बेच के हम लोग हमारा घर चला सकते हैं. अभी 45 to 50 ईयर्स के बाद हमारे पास वो पोटेंशियल नहीं रहता. हम हमारे बेटा बहू को वजन होने लगते जब हमारे पास पैसा नहीं. तो वो एज में हम लोग काम नहीं कर पा सकते, क्योंकि आपको खुद मालूम है वो धूप में काम करने को बॉडी सपोर्ट नहीं करता, मुश्किल हो जाता है. तो 45 to 50 ईयर्स में जब हमारे पास इनकम नहीं है तो वी विल बी बर्डन टू द फैमिली एज वेल एज फॉर सोसाइटी. इसीलिए आई प्लान्ड एग्रो फॉरेस्ट्री. एग्रो फॉरेस्ट्री का जो इनकम होता है ना, कौन सा भी आप सेलेक्ट करो, वी हैव मेनी एग्रो फॉरेस्ट्री वेराइटीज. वी हैव मिलियाडुबिया, वी हैव महागनी, वी हैव टीक, वी हैव सैंडल. सो अभी क्या होता है, जो भी एग्रो फॉरेस्ट्री आप करते हो तो मिनिमम 12 to 15 ईयर्स वेट करना ही पड़ता है, इसीलिए उसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते. इट इज नॉट शॉर्ट टर्म, इट इज लॉन्ग टर्म क्रॉप. अभी वी बिलोंग टू कर्नाटका. सो अभी क्या होता है, जब मिलियाडुबिया हम करते हैं उसे भी 12 से 15 साल रुकते हैं, तो उसका रिटर्न्स जो है एक पेड़ को बहुत बोले तो 4,500 से 5,000. लेट्स टेक महागनी 25 to 30,000 पर ट्री. Let's take per tree. Let's take this teak. At the duration of 25 to 30 years, we are getting hardly 75 to 50 to 75,000. When we'll take of sandalwood, of course, it is a crown of Karnataka. We'll take one sandalwood, no, per kilo. It is the present rate of sandalwood per kg is 15 to 20,000 rupees per kg. 15 to 20,000 per Yes, kg. per kg. Heartwood. Because we have heartwood, sapwood and barkwood. So I told you 15 to 20,000 is a heartwood rate of Karnataka. जब हम लोग बात करते हैं तो सैंडलवुड जो है आपको खुद मालूम है, इट इज फॉरेस्ट्री का पहाड़ जंगल कहाँ भी वो ग्रो होता है. जब वो जंगली झाड़ है, इट मीन्स इट डजंट रिक्वायर मच लेबर्स, इट डजंट रिक्वायर मच वाटर, इट डजंट रिक्वायर मच पेस्टिसाइड्स फर्टिगेशन, बिकॉज इट इज जंगली, इट इज फॉरेस्ट्री. So my suggestion to the farmers of India, Karnataka, try to reduce the cost of cultivation. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है आज. You have to reduce the cost of cultivation. Your crop should not be labor oriented. It should not be pest oriented. It should not be fertigated oriented. And it should not be water oriented. Because एक साल बारिश आता है, 2 साल नहीं आता, तब भी उसको रुकना है, तब भी उसको ठहरना है. फार्मर को किसी हालत में अपना इकोनॉमिकल कंडीशन फिट करना है. इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया सैंडलवुड. सैंडलवुड जो है ना, इट इज अ पैरासाइट, इट रिक्वायर्स द होस्ट, इंडिपेंडेंट इट वोंट ग्रो. सो एज अ होस्ट आई हैव सेलेक्टेड ऑल हार्टिकल्चर क्रॉप्स राइट नाउ इन माय फार्म. सो यू हैव 2 ऑप्शंस, यू मे गो विथ हार्टिकल्चर एज वेल एज यू मे गो विथ एग्रो फॉरेस्ट्री. In agroforestry, we have Casuarina is a very best host for sandalwood right now with us. If you plan with sandalwood, Casuarina also, you'll get very best yield.
But in horticulture crops, what happens when the hardwood begins, automatically your horticulture yield get decreased. What I felt like that, if you'll plan in this way, along with income, if you'll generate the sandalwood, it will be not burden to the farmer. Like this, they have to adapt the techniques. करेक्ट, सैंडलवुड आने में तो टाइम लगता है. अभी वो 15 साल वही देखते बैठेंगे तो हम मिडिल क्लास फार्मर सर्वाइव कैसे होंगे, आप बोलो. करेक्ट. अभी क्या होता है, हम कैजोरिना के साथ अगर प्लान करेंगे तो कैजोरिना को 3 साल को एक बार कट करके फार्मर बेचेगा, तो क्या होता है, 1 एकड़ में आज 1 टन कैजोरिना का जो प्राइस है 3,500 से 10,000 तक है. आप 1 एकड़ में कम से कम 50 टन निकाल सकते हैं. 3 साल को एक बार हार्वेस्ट करते, फिर 2-3 आता है, एक छोड़ना है. कैजोरिना होता क्या है, जो लोग जानते नहीं उनके लिए? वो बलिस का लकड़ी बोलते हैं ना, बहुत हेल्प होता है. हाँ, यूज होता है वो. टिम्बर सबके लिए, सब उसको बहुत डिमांड है, बहुत घट रहता है वो लकड़ी. आप जो काम करते, बिल्डिंग का काम वो सब करते ना, बल्लिस का लकड़ी जो हम बोलते हैं, वही वो लकड़ी को जाता है. और हमारा दांडेली पेपर फैक्ट्री वाले वो परचेज पेपर करते हैं वाले, फार्मर yes. से. वो लोग परचेज करते हैं, ऐसे हो के उनको मार्केटिंग प्रॉब्लम नहीं होता. ऐसे अलॉन्ग विथ इनकम अगर आप सैंडलवुड प्लान करते हैं, तो अभी एक क्वेश्चन आता है, सैंडलवुड में मैडम कितना किलो निकलता है, हमको मालूम नहीं, हमको राइट प्रैक्टिसेस मालूम नहीं. तो अभी सैंडलवुड एक 12 से 15 साल के पेड़ से 20 से 25 किलो निकाल सकते हैं, मगर मैथमेटिक्स में सबको 100 आउट ऑफ 100 लेने नहीं होता. 35 मार्क्स वाले भी रहते हैं. तो अभी आप एक पेड़ को 5 किलो निकालते हैं, समझो 5 किलो अगर निकालेंगे तो भी मार्जिनल रेट के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो 15 से 20,000 रुपए किलो बोले तो एक पेड़ को 1 लाख आया. 1 एकड़ में 10 बाय 10, रो टू रो 10, प्लान टू प्लान 10 प्लान करेंगे तो 440 झाड़ बैठते. एक पेड़ को 1 लाख बोले तो 4.5 करोड़ 1 एकड़ में आया. आपका खर्चा निकालो ऊपर का 50 लाख, क्योंकि वो जंगली झाड़ है, उसका खर्चा नहीं है. क्योंकि आप कचरा वगैरह निकालेंगे तो एक्सेस रेनफॉल से फंगस फॉर्मेशन हो जाता है. कैसे आपको जंगल को फॉर्मेशन करते हैं वैसे करेंगे तो इट थिंक दैट इट इज इन इट्स नेचर. उसका जो माहौल उसको देंगे तभी वो अच्छा ग्रो होता है. वो 4 करोड़ ले जा करके आप नेशनलाइज बैंक में रखोगे तो आपको महीना 3.5 लाख रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आया ना, तो सॉफ्टवेयर टेकी का सैलरी आया ना, तो हम किसान किसी से कम है क्या? क्यों बोलो? सॉफ्टवेयर टेक को नहीं मिलता मैम आजकल 3.5. मैं वो बोल रही हूँ 1 एकड़, मैं सिर्फ 1 एकड़ का बात कर रही हूँ, मैं 100 एकड़ का बात नहीं कर रही, क्योंकि हम सब लोग स्मॉल लैंड होल्डर्स है, बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डर्स नहीं है. आपको खुद मालूम है, एक बिल्डिंग 15 साल में पुराना हो जाएगा, मगर धरती माँ पुरानी नहीं होती. आप एक सेर जवारी डालेंगे तो आपको वो कम से कम 20 थैला देती है. डेली वो परिवर्तन हो रहा है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैम, क्योंकि सैंडलवुड पे तो बहुत बात है, करना है, बट एक स्टेप पीछे आके आपका जो मॉडल आपने बोला पोमेग्रेनेट से आने के बाद एग्रो फॉरेस्ट्री का, यस, सिंपल शब्दों में समझा सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल क्या होता है? वही एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल जो होता है, आपका जो लैंड है ना, आपको क्या करना है. स्पेशली मैं अभी यंगस्टर्स को सिर में रख के बात करती हूँ. आप कौन सा भी यंगस्टर्स के पास जाओ, उनको पूछते आप क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर बोलते. कोई किसान बनना नहीं चाहता. सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर बनेंगे तो आपको दाल चावल कौन ग्रो करेगा? क्योंकि आप कंप्यूटर के आगे बैठ के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद प्रोग्राम रन कर सकते हो, मगर उसके सामने बैठ के दाल चावल टाइप करोगे तो आएगा क्या? खाना डाउनलोड नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता. उसके लिए आपको क्या चाहिए? धरती चाहिए, जमीन चाहिए, 2 बैल चाहिए, नहीं तो ट्रैक्टर चाहिए अगर आप मशीनरीज यूज करते हैं. इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ, अभी सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी को है तो जमीन को है. पहले एक टाइम था हम लोग मल्टी फ्लोर बिल्डिंग एंजॉय करते थे, वहां रहने को मरते थे, मगर अब ट्रेंड चेंज हो चुका है. 10 आम का पेड़, किसी भी पेड़ के बीच में एक छोटा झोपड़ी रहे तो वहां पर एंजॉय करने के लिए मन करता है. वी वांटेड टू एंजॉय द नेचर, वी वांटेड टू एंजॉय अवर मदरलैंड. ये कब पॉसिबल होता है? जब आप यंगस्टर्स एग्रीकल्चर को एंटर करते हो. यू पीपल आर एजुकेटेड. आप अगर एंटर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम स्मार्ट एग्रीकल्चर. वही अब भारत की जरूरत है, नीड है. क्योंकि अगर आप अपना पढ़ाई के साथ, अपना एजुकेशन के साथ आप टेक्निकली साइंटिफिकली वर्क करेंगे तो यू विल गेट मोर यील्ड
Of course, you may go with e-trading, e-marketing, बहुत से है, because marketing is a major problem in farming community now. We are not getting the proper fixed prices for our products. Right. We are doing everything and we are getting per acre 10 to 15 quintals. It may be millets, it may be pulses. What all we are growing, we are growing very best. It means farmer himself is a scientist. But where we have failed, we are not getting the scientific prices and we are not getting the required water which we need in ground level. So अगर आप यंगस्टर्स इसके ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसान होने पर सबको प्राउड लगेगा. वो दिन मैं देखना चाहती हूँ. समझ में आया ना? ये हमको करना है. अभी वही मैं कर रही हूँ ग्राउंड लेवल में उतर के. एंड एग्रो फॉरेस्ट्री जो आप कह रहे हैं इज एक्चुअली अ गुड वे टू डू दिस. यस यस. अगर मैं चाहूँ तो आपके जैसा अगर एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल बनाना है, इसके पीछे बहुत प्लानिंग लगता होगा. जैसे आप बोले इतने ट्रीज मैंगो हैं, इतने ट्रीज टीक है, इतना सैंडलवुड है. एक बिगिनर या एक यंगस्टर एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल कैसे तैयार कर सकता है? यस, पहले आपको प्रॉपर प्लान करना है और आपको मेंटली फिट होना है. अब एग्जाम्पल जब सैंडलवुड का मैं बात करती हूँ, प्रोटेक्शन, उसको चोर चुरा के ले जा सकते हैं. डर में कभी आदमी जीतता नहीं, हार जाता है. आपको अंदर से स्ट्रांग होना है. यू शुड बी डेडिकेटेड, यू शुड बी डिटरमाइंड एंड यू शुड बी हार्ड वर्कर. जब आप ये तीनों को इकट्ठा करते हैं तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक पाता. ऐसे आपको स्ट्रांग बनना है. इसके लिए मैं बोलती हूँ जब एग्रो फॉरेस्ट्री आप बात करते हो, वाई वी हैव टू डू एग्रो फॉरेस्ट्रीज, वो पहले क्वेश्चन आता है. राइट. क्यों करना चाहिए उसे? हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बात करते हैं, वेयर द फार्मर हैज टू बी सस्टेन्ड. इट इज ओनली पॉसिबल इन एग्रो फॉरेस्ट्री. हाउ? आई टोल्ड यू, इन 1 acre वी हैव टू डिवाइड agriculture, horticulture, timber, of course agroforestry, along with that animal husbandry. ये 4 कंपोनेंट है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिम्बर और एनिमल हस्बेंड्री. ऐसे आप प्लान करोगे तो क्या होता है, अभी आपका 1 acre खेत है, उसके अंदर आप क्या करते हो, 10 by 10 सैंडल लगाते हो, रो टू रो 10, प्लांट टू प्लांट 10. ये मेरा ट्री हो गया. यस, 440 trees will come in 1 acre. बीच में का जो हिस्सा है 10 feet, वहाँ पर आप onion, chili, vegetables, any flowers, it may be kankamra, it may be jasmine, it may be marigold, it may whatever, sevanti, anything you may grow. Intercropping. Yes, intercropping. अभी 10 feet का जो जगह है उसमें 5 feet में आप कैजुरिना डाल सकते हो. If you are interested in horticulture, you may go with figs, anjur, you may go with guava. Right from 6 months the yield begins. Many things are there. Like that you have to divide the resources of income. आप एक के ऊपर ही भरोसा करोगे तो गिर जाओगे. अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होता है, एक छोड़ा तो भी एक पकड़ लेगा, एक छोड़ा तो भी एक पकड़ लेगा. बैलेंस्ड फॉर्म में आप रहोगे. करेक्ट. और कंटिन्यूअसली आपका कैश फ्लो इनकम आते रहता है. तब आपको एग्रीकल्चर हैवी नहीं लगता. जब आप नील डाउन हो जाओगे, आप काम नहीं कर सकते, दैट टाइम आपको एग्रो फॉरेस्ट्री पकड़ लेगा. मैंने अभी आपको बताया 25 kg नहीं होता आपको लेने के लिए. आप प्लांट करके भी ऐसे ही 10-15 साल छोड़े तो भी एक पेड़ से 5 kg तो आएगा ही. और एग्रो फॉरेस्ट्री सैंडल का क्या है, ऊपर का हिस्सा जो है ना, उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा नहीं रहता, रूट में ज़्यादा रहता है. अगर चोर चुरा के ऊपर का हिस्सा ले गए तो भी आपको 3 times more money you have in your root zone. So your root zone has much oil content in comparison with the stem zone, because your stem zone will be divided in hardwood, sapwood, barkwood. But your root zone, it is purely hardwood and you are getting minimum 4 to 8% oil content in root zone. So you have to believe the motherland. अभी मेजरली क्या हो रहा है, जो भी किसान है सब लोग एक क्रॉप पे डिपेंडेंट है. अगर उस क्रॉप का कुछ मार्केट प्राइस खराब होता है तो गया, उस साल मेजर लॉस हो गया. सबसे पहला स्टेप की मोनोक्रॉपिंग से जाकर के आप मल्टी क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग से ही स्टार्ट करो. जैसे आप बोले कि बीच में अनियंस कुछ कर रहे हो, वो ग्रो करो. एंड फिर अगर आपके पास ज़्यादा लैंड है तो ट्रीज का भी प्लांटेशन आप स्टार्ट कर सकते हो. सैंडलवुड एक ट्री हो गया, टीक हो गया, ऐसे और कुछ ट्रीज हैं. सैंडलवुड है, टीक है, देन मिलियाडुबिया है, महागनी है. मेनी फॉरेस्ट्री स्पेसिस आर देयर. विच वन यू प्रिफर, यू मे डू दैट. ऐसे नहीं हम जो बोलते हैं वही करो, ऐसे नहीं. अब बाद में फ्रूट्स में भी आपको बहुत से वैरायटी है. मैंगो है, गोवा है, कस्टर्ड एप्पल है and water apple is there and anjur is there and of course we have with us chickus. Many things are there. आपको जो लाइक है आप वो करो.
जो हम बोल रहे हैं वही करना ऐसे नहीं है। बीच में आपको 10 से 12 गुंठा 20 गुंठा जगह है तो सैंडलवुड के साथ आप फ्लरिकल्चर करोगे तो जास्मिन इफ यू आप ग्रो करते हो तो आपके फार्म पे ही आके ले जाते 350 रुपीज किलो। आपके फार्म पे ही आके कनकामरा लेके जाते 375 रुपीज किलो। मारीगोल्ड आपके फार्म पे ही आके ले जाते 40 to 80 रुपीज किलो। तो मैं क्या बोलती हूँ, स्पेशली विमेन, हमारे विमेन को क्या होता है, हम कुछ लाना चाहते, बच्चों के लिए कुछ लेके आना चाहते, शॉपिंग करना चाहते, तो हर बार हमको मांगना पड़ता है पति से, बेटे से, नहीं तो ससुर जी से। मैं अभी रूरल विमेन के लिए जो काम कर रही हूँ, दे हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन दैट 1 acre लैंड, बिकॉज 1 acre लैंड इज इक्वल टू 40 गुंठा, 1 गुंठा इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर फीट। दे आर हैविंग द ओनरशिप ऑफ 40,000 स्क्वायर फीट। इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा अगर कोई अमीर है तो किसान ही है, क्योंकि आप 1200 2500 एरिया में घर बांध करके आप जो सोच रहे हैं आप बहुत अमीर है, नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर जो है वो फार्मर है, बिकॉज ही इज हैविंग द ओनरशिप ऑफ 40,000 स्क्वायर फीट। तब आज भी हमारे देश में इतने सारे किसान करते हैं। वही बोल रही हूँ ना, प्रॉपर प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। मैं अभी वही बता रही हूँ आपको, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री ऐसे डिवाइड करना है। ऐसे करेंगे तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म इनकम आता है, मिड टर्म इनकम आता है, लॉन्ग टर्म इनकम आता है। जब इंसान को इनकम आने लगता है तो ऑटोमेटिकली उसका सोच बदलता है, उसका रहने का तरीका बदल जाता है, और वो 1 एकड़ से 5 एकड़ को एक्सपांड करने का सोचता है, क्योंकि इनकम जब जनरेट होता है तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन पॉइंट डेवलप हो जाता है। अभी यंगस्टर्स को हमको वही करना है। आपका जो पुरखों का जमीन है उसे वेस्ट मत समझो, क्योंकि हमारे सास के टाइम में 200 रुपीज जो एकड़ था, आज उसका जो जमीन का कीमत है 1 करोड़। यस, इसीलिए उस जमीन पे आपको काम करना है, धरती माँ के नजदीक आना है। आपको खुद मालूम है, जब कोरोना पैंडेमिक आया, सिटी में कोई भी नहीं था, सब लोग क्या करे, गांव को भागने लगे। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, वहाँ पर कुछ पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं, सब लोग वहाँ जाने लगे गांव को। उसका मतलब है हमारा इंडिया का जो भद्र बुनियादी जो है वो गांव में है। इट इज इन विलेजेस, देयर यू आर गेटिंग ऑल ट्रेडिशंस, बॉन्डिंग, संस्कृति, एवरीथिंग यू कैन सी ओनली इन विलेजेस, नॉट इन रूरल योर अर्बन एरियाज। आपके एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि असली जो वेल्थ है वो विलेजेस में है। यस, ये पॉइंट समझाइए, विलेजेस में कैसे पैसा कमा सकता है कोई? भाई विलेजेस में अभी मैं वही बोलती हूँ ना, वहाँ पर आपका वाईफाई नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं मानती हूँ, मगर विलेजेस में जो है ना, एक आदमी और एक आदमी के लिए जीता है। अगर हमारे एरिया में कोई मर गया तो उस दिन हम शादी रोक देते हैं, भगवान का मेला चलता है तो वो भी रोक देते हैं, क्योंकि वहां पर एक बॉन्डिंग है, एक आदमी के लिए जीता है, एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, बाद में हर एक दुख में शामिल होते, हर एक सुख में शामिल होते, दुख में आंसू पोंछते हैं, सुख में उनका पीठ थपथपाते, आप आगे बढ़ो, कुछ अच्छा कर रहे हो, जलते नहीं। वो हमने किससे सीखा, धरती माँ से सीखा, क्योंकि हमारा विलेज का मैक्सिमम काम जो रहता है 75% फ्रॉम एग्रीकल्चर इटसेल्फ। हमको धरती माँ ने सिखाया, सम्मानित जीवन, सरल जीवन, स्वाभिमानित जीवन, ये तीनों ने हमको, हमारी धरती माँ का धरोहर है, हम धरती माँ से यही सीखे, वही हम दूसरों को भी सिखा रहे हैं। ऐसे मिलजुल के हम जब जीते हैं, एक दूसरे के लिए मरते, एक दूसरे के लिए जीते हैं ना, जब हमको पीस ऑफ माइंड मिलता है। खाना पेट को बहुत जल्दी भूख लगती है, रात को 8 बजे अच्छा नींद आता है, ये सिर्फ विलेजेस में अच्छा लगता है, क्योंकि आपका सिटी का लाइफ जो है बहुत टेक्निकल है, बहुत हाईफाई है, वो हमको पहुंच में नहीं है। तो भी वी आर वेरी हैप्पी, बिकॉज सब पैसा देंगे तो सब मिलेगा, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, उसको आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। इट इज ओनली पॉसिबल विथ एनवायरनमेंट, लैंड, नेचर। क्योंकि कोरोना आकर के सबका टायर पंचर हो गया, सबके घर में 3 वक्त का खाना दिया किसान ने, बाकी सब लॉकडाउन में थे, किसान काम कर रहा था। फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है ना, वो हमारा किसान उसको एक्टिवेट कर रहा है। सबके घर में 3 टाइम का दाल चावल किसान ने दिया, 3 टाइम का फल किसान ने दिया, 3 टाइम का सब्जी किसान ने दिया, आपका दूध, दही, घी सब हमारे किसान ने दिया।
अगर वो बॉयकॉट करता तो आप नहीं जी पाते, मर जाते आप, है कि नहीं, आप बोलो। इसीलिए एग्रीकल्चर पहले भी जिंदा था, आज भी है, कल भी रहेगा। भी नहीं जाएगा। सब कुछ डूब सकता है, नॉट द एग्रीकल्चर। किसान जो है ना वो देता है, वो अन्नदाता है, वो मांगता नहीं कभी। वो मर जाएगा मगर किसी का घर मुछेगा नहीं। वो अगर कर्जे में डूब गया तो किसी को डुबाएगा नहीं, खुद डूब के अपना जान खत्म कर लेगा मगर किसी को हार्म नहीं करेगा। वो किसान है। इसीलिए आज मुझे बहुत प्राउड लगता है, मैं किसान हूँ, मैं किसान की बीवी हूँ। अभी मैं आपको थैंक करना चाहती हूँ क्योंकि कोई किसान की बीवी आता है तो उसको नीचे बिठो ऐसे बोलते हैं शादी मेजबानी में। मगर आज आपने आगे कोई ऑफिसर की पत्नी आती है तो जो कुर्सी है वो बैठे, उठ के उनको देते बैठो। मगर आज आपने एक किसान की बीवी को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, बड़ा मीडिया दिया, बड़ा इंटरव्यू करने का, बात करने का एक मौका दिया। इसीलिए ये एक किसान की बीवी को दिया गया नहीं है, ये भारत के हर एक किसान की बीवी को दिया गया सम्मान है। इसीलिए मैं आपको थैंक करती हूँ उन सब महिलाओं के तरफ से। मैम ऑनर मेरा है, मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। हमने ये प्लेटफॉर्म यही बनाया था कि किसानों को एक आवाज़ देने के लिए, एग्रीकल्चर को एक आवाज़ देने के लिए, और आप इतना मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे, वो हमारा ऑनर है। दैट बीइंग सेड, कभी आप ऐसा सोचते हैं मैम कि अगर मुझे वो इंटरव्यू के लिए कोई जाने देता, अगर मुझे वो कॉर्पोरेट जॉब मिल जाता, शायद मैं आज शहर में होती, मेरा ज़िंदगी कैसे नहीं होता सर, कभी ऐसा लगता है? नहीं, बहुत बार नहीं लगा क्योंकि मैंने पहले भी बोला, जब मैं एग्रीकल्चर में काम करते जा रही थी तो मेरी बेटी ने मुझे एक बात कहा, क्या मम्मी, पापा ने जॉब करने के लिए मना किया, तुमने क्यों छोड़ा? तुम एजुकेटेड थी, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके तुम इंडिपेंडेंट रह सकती थी, तुमने ये एग्रीकल्चर को क्यों चुना? यहाँ पर तुम कहती हो बारिश नहीं आया, बारिश ज़्यादा आ गया, लेबर भाग गया, एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं मिला, हम 6 को बढ़े नहीं, 3 को उतरे नहीं, ऐसा जिंदगी देने के लिए तुमने हमको जन्म क्यों दिया? ऐसा मेरी बेटी ने मुझे बात किया था। उसका वो जो बात है ना, मुझे सोने नहीं दिया, खाने नहीं दिया। मेरी बेटी को मुझे आंसर देना था। इसीलिए मैंने 8 एकड़ में 1 इंच पानी के साथ 45 डिग्री टेम्परेचर में आज 7,000 के ऊपर मैंने झाड़ ग्रो किया है सर। और उसके साथ मैंने कहा देसी गाय मैंने पालन किया है, गीर, ओंगोल, देवनी, इसका गोमूत्र कलेक्ट करके उसके साथ जीवामृत, पंचगव्य, दशपर्णी, सप्तधान्य का प्रयोग करके वही ज़मीन को डाल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छी खेती मैं कर रही हूँ। इसके साथ मैंने कहा शीप्स मैंने पालन किया है 40 to 50, और उसके साथ मैंने कहा पोल्ट्री मैंने किया है, और उसके साथ मैंने बी कीपिंग किया है। उसके साथ मैंने खुद मेरा नर्सरी रन किया है। मेरा जो नर्सरी है, जो सैंडलवुड मैं बनाती हूँ सीडलिंग्स, वो कर्नाटक में नहीं, भारत के हर एक राज्य को मैं दे चुकी हूँ। तब मेरी बेटी आई और उसने कहा मम्मी सॉरी, मैं ऊपर नहीं उठी क्योंकि बहुत बड़ा बात उसने कहा था मुझे। फिर एक स्टेप वो आगे आई और उसने बोला मम्मी मुझे भी 10 एकड़ खेत वाले कोई शादी करके दो, तुमसे भी बड़ा नाम करूंगी, मैं भी एग्रीकल्चर में काम करूंगी। क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात क्यों होती है जब हमारे बच्चे हम जो काम करते हैं उसको सराहते हैं और हमको रोल मॉडल करते हैं। तो मुझे नहीं, भारत के हर एक किसान को बहुत प्राउड लगता है क्योंकि कोई भी किसान बनना नहीं चाहता। करेक्ट। जब हमारे बच्चे हमको रोल मॉडल करके उसके अंदर वो कुछ नया करने का सोचते हैं, ऑफ कोर्स इट इज मोर देन 10 नेशनल अवार्ड्स। हमारे बच्चों को हमको ये फील्ड में लाना है, बिल्कुल। उनको हमारे काम का बारे में जो सराह रहे हैं उसको आगे बढ़ाना है। वो इसीलिए मैं अभी भी वही बोल रही हूँ, यू यंगस्टर्स आर माय विजन। आपके लिए मैं काम कर रही हूँ, आपको आना है वापस, बिल्कुल। क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हो आपका कर्म भूमि होगा, मगर आपके जन्मभूमि के प्रति आपका बहुत बड़ा योगदान करना बहुत बाकी है। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दैट मदरलैंड इज कॉलिंग यू बैक फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको आगे बढ़ना है, आपको करना है, बिकॉज हम लोग सब खरीद सकते हैं। केमिकल फार्मिंग करके कैंसर एडिक्ट होके, हार्ट अटैक होके, बीपी शुगर होके कितने लोग मर रहे, कितने लोग अपना कमाया हुआ पैसा पूरा हॉस्पिटल को डाल रहे हैं, क्योंकि रूट इज नॉट गुड। आपका रूट जो है आपका खाना है, वो आपको सुधारना है, वो आपको करना है। इट इज पॉसिबल ओनली विथ यंगस्टर्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल, आई 100% एग्री।
मेरे भी जब मैं वापस बिजनेस में आया था, मेरे फादर बोले कि मेरी एल्डर सिस्टर एक, तो वो अलग डिज़ाइन लाइन में है, डिज़ाइन फैशन क्रिएटिव है वो बहुत, तो वो बिजनेस में आई नहीं। तब जब मेरा बारी आया तो पापा बोले अगर आप नहीं लोगे तो कौन लेगा, आगे कौन है। ठीक उसी प्रकार आप एक किसान है, भारत में हर कोई किसान है, किसान को एंटरप्रेन्योर है, किसान एक बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन है। कल को वो बुजुर्ग हो गया, फिर उसका खेत कौन चलाएगा, लीज पे दे देगा या बेच देगा। उसी प्रकार जो यंगस्टर्स है उनको फार्मिंग में वापस आना ही होगा, वरना ये खेती का जनरेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। एक और स्टडी जो बताया था कि आज के डेट में हमारे किसान का एवरेज एज है 51 ईयर्स ओल्ड, और जो यंगस्टर्स हैं 20 to 30 के बीच में बहुत ही छोटा पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में काम भी कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से जनरली ये चैनल देख के ज़्यादातर यंगस्टर्स आगे बढ़ें खेती में। वी हैव टू मूव along with the nature, we should not go against the nature. ये हमको ध्यान में रखना है। ऐसे करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पुरातन सनातन भारत है वो फिर वापस से आएगा। वो माइंडसेट अभी यंगस्टर्स में लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेजर टूल जो है पेशेंस। बिल्कुल पेशेंस चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, वो एक तपस है। वो फल उतना जल्दी नहीं मिलता, मगर मिलता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। मैं अभी भी आपको बोलती हूँ, जो लेट आता है वो बहुत दिन तक रुकता है, जो जल्दी आता है वो जल्दी चला जाता है। वो आपको रियलाइज करना है यंगस्टर्स को। पेशेंस का हम बात करें तो एक ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे यंगस्टर्स के दिमाग में आजकल चल रहा है, ऑनलाइन देखे हैं, पढ़े हैं, मैं भी कई बार पढ़ रहा हूँ, जो कि है सैंडलवुड। आपने ब्रीफली मेंशन किया बट मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ सैंडलवुड के। रिटायरमेंट क्रॉप, पेंशन क्रॉप, कई सारे Yes. नाम बोले जाते हैं सैंडलवुड को, बट सबसे पहले समझते हैं कि सैंडलवुड इतना पॉपुलर क्यों है, इसके यूज केस क्या है। एक कंज्यूमर एंगल से आप इसको समझाइए ताकि लोग रिलेट कर सकें। अभी सैंडलवुड जो है ना, आपको खुद मालूम है, वो उसका ऑयल जो है थ्रू आउट वर्ल्ड उसको बहुत वैल्यू है। और सैंडलवुड का जो लकड़ी है, वो जो हम शिल्प करते हैं, सब करते हैं, वो काम करते हैं ना, उसमें तो वो कारीगरी में नंबर 1 है। और सैंडलवुड का जो पाउडर है, सैंडलवुड का जो लकड़ी है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए नंबर 1 है। चंदन के बिना सौंदर्य प्रोडक्ट अधूरा है। और उसका जो ऑयल है ना, इट इज़ अ वेरी बेस्ट ऑयल। वो बहुत मल्टी यूज़ है। वो स्किन प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, बाद में बहुत से हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं। उसके बहुत वास्ट यूजेस हैं एक। और उसके साथ क्या होता है बाकी का, अब हम जो एक जास्मिन ऑयल का जब हम बात करते हैं तो 5 क्विंटल जास्मिन लेके हम लोग जब ऑयल बनाते हैं, उसके साथ 1 किलो ऑयल आता है। अगर उस ऑयल में जाकर के आप सिर्फ 10 ml सैंडलवुड ऑयल डालेंगे तो वो पूरा सैंडलवुड जास्मिन ऑयल का जो कमांडिंग क्वालिटी होता है वो सैंडलवुड ले लेता है। उतना कमांडिंग क्वालिटी का जो ऑयल अगर कोई है तो वो सैंडलवुड ऑयल है। उसको बहुत डिमांड है। और जो हमारे भारत का सैंडलवुड जो है ना, उसका क्वालिटी क्यों सबसे हटके है, उसके अंदर जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स का जो हम बात करते हैं, वो हमारे पास हमको भगवान ने गिफ्ट दिया 80 to 90% है। दूसरे कंट्रीज में जो है ना, इट इज़ 20 to 30%। अल्फा बीटा, वो जो उस अल्फा बीटा का जो कॉम्बिनेशन रहता है लकड़ी में, वो हमारा ज़्यादा है। इंडियन सैंडलवुड। यस, इंडियन सैंटलम अल्बम जो बोलते हैं, वही ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड में वो उतना नहीं है, 20 to 30% भी नहीं है। सो जो 80 to 90% है, यहाँ पर ऑयल का जो परसेंटेज है ना, ऊपर का हिस्सा में मैंने कहा 2 से 4%, 6 to 8% ऑयल कंटेंट रूट में अगर है तो इट इज़ सैंडलवुड ऑफ इंडिया इटसेल्फ। इसीलिए अगर हम वो करेंगे तो मैं भी अभी हमारे लोगों को वही बोलती हूँ, किसान लोगों को, हम आम डालते हैं तो सड़ जाता है, 8 दिन के अंदर हमको बेचना है। अमरूद डालते हैं तो 15 दिन में सड़ जाता है, हमको बेचना है। चीकू, मगर सैंडलवुड ऐसे नहीं है। वो जितना दिन आप छोड़ोगे उतना उसका इट इज़ लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, बिकॉज राइट फ्रॉम 8 to 10 ईयर्स उसका हार्टवुड स्टार्ट हो जाता है। वो फिजिकली ग्रो होता है, मगर एवरी ईयर 1.5 इंचेस ऑफ योर हार्टवुड विल बी जनरेटिंग एवरी ईयर। आप कितने दिन छोड़ते हो उतना उसका पैसा, मिनिमम 15, मैक्सिमम 50, 100 ईयर्स। कितना छोड़ते हो उतना ज़्यादा पैसा आपको आएगा। इट इज़ लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट। आप तो उसको ढो के बैठे नहीं है, बाद में वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि धरती माँ ने पकड़ के बैठा है। ऐसे होके फ्रूट्स करेंगे तो वो सड़ जाएगा, मगर ये नहीं सड़ेगा। इट हैज़ द कीपिंग क्वालिटी। काश मेरे दादाजी ने सैंडलवुड लगाया होता तो आज मैं शायद स्टूडियो में नहीं बैठा होता। तो
एनीवे सीरियसली जो बात करें, ये पेंशन जो ये बोलते हैं मतलब लॉन्ग समय तक आपको इनकम दे सकता है। अगर मुझे सैंडलवुड का फार्मिंग स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप 1 एकड़ से, सबसे पहले स्टेप होगा आई थिंक चूजिंग द राइट वैरायटी। यस, आप समझा सकते हैं पहला स्टेप से वैरायटी वही कौन सा? अभी इंडियन क्या सैंडलवुड होता आपने बोला। है, यस, इंडियन सैंटलम एल्बम जो हम बात करते हैं, अभी नर्सरीज तो आपको बहुत मिलेंगे, सब लोग करते हैं, मगर हमको क्या करना है, नर्सरी के जो सीड्स रहते हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1 किलो सीड्स में 5 से 6 हज़ार बीज रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसको जीवामृत में डालते हैं। जो डूबा हुआ बीज होता है ना, इट इज़ वेरी हेल्दी एंड इट ग्रोज वेरी गुड, यू विल गेट वेरी बेस्ट हार्टवुड। जो ऊपर तैरता है ना, वो भी जर्मिनेट होता है, मगर उसमें उतना ताकत नहीं होता, उसमें आपको एक्सपेक्टेड हार्टवुड विद इन एक्सपेक्टेड टाइम नहीं मिलता। सो सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उसके साथ हमको क्या करना है, जो सीडलिंग आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपको जो स्टेम्स जो आप यूज़ कर रहे हो, इट शुड बी वेरी रफ इनफ, बहुत रफ होना चाहिए, क्योंकि जो स्मूथ रहता है वो उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रहता है। कितना उसका स्टेम हार्ड होता है, उसका मोर्टेलिटी कम होता है। जो डूबा हुआ बीज का रहता है ना, वहाँ पर हार्टवुड भी आपको अच्छा जनरेट हो जाएगा। ऐसे आपको सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका प्याज नहीं है, ये आपका बाजरा नहीं है, ये आपका एक बार लग गया तो लग गया। यस 14 to 15 ईयर्स तक आप जब झाड़ को ग्रो कर रहे हो, एक्सपेक्टेड हार्टवुड नहीं आए तो लेके करके फायदा क्या बोलो। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सैंडलवुड। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, मैंने पहले भी कहा, इट इज अ पैरासाइट, इट रिक्वायर्स द होस्ट। सो होस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सैंडलवुड। करेक्ट। कौन सा होस्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो अपना खाना खुद ग्रो नहीं करता, दूसरों का पेड़ का खाना लेके वो ग्रो होता है। तो होस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई टोल्ड यू होस्ट, what all host you are giving, it should not be dominating on sandalwood. हीमा पैरासाइट बोलते हैं इसे। Yes, जो होस्ट आप यूज कर रहे हो, वो चंदन के ऊपर डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, चंदन से नीचे होना चाहिए। जहाँ आप चंदन ग्रो कर रहे हो, वहाँ पर बॉस चंदन होना चाहिए। बाजू का जो होस्ट है ना, इट शुड बी लाइक सर्वेंट। आप सर्वेंट को बॉस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली चंदन सर्वेंट हो जाएगा। सूरज के किरण उसको नहीं मिलेंगे तो ऑयल जनरेट नहीं होगा। सो ऑलवेज द होस्ट प्लांट शुड नॉट बी डोमिनेटिंग ऑन सैंडलवुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And you should not give much water to the sandalwood. If you give much water, you can't expect the expected oil content in the sandalwood. अंडरस्टूड। सबसे पहला स्टेप, सॉरी मैम, आपने बोला कि सीडलिंग सही चूज Yes. करना है। मैं समझना चाहता था कि जो ये सीडलिंग तैयार होता है वो कैसे, सीड से आप करते हैं? Yes, seeds. सीड कहाँ, पेड़ से ही? Yes. तो आपके फार्म ट्री से आप सीड लेते हैं उसके? नहीं सर, हम लोग तो कम से कम एक 30 इयर्स का ट्री का हम लेते हैं, मयूर फॉरेस्ट से हम लोग ट्राइबल से सीड्स कलेक्ट करते हैं, वो लेके उसके अंदर ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करके हम क्या करते हैं, जीवामृत में 72 आवर्स सोक करते हैं। वो जो डूबता है ना, वो बीज हम जर्मिनेट करते हैं, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ किसानों के लिए ही। क्योंकि 12 से 15 साल के बाद अगर उनको एक्सपेक्टेड गर्थ नहीं मिला तो एवरीथिंग लैप्स हो जाएगा सर। सो इसीलिए क्वालिटी सीडलिंग्स किसानों को पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वही मैं कर रही हूँ। और मैं शेड नेट में वगैरह नहीं करती, मैं खुले में डालती हूँ, क्योंकि खेत भर के आप कितना शेड नेट दोगे। शेड नेट में जो झाड़ करते हो बहुत हेल्दी दिखता है, जब आप फार्म पे ले जाओगे वहाँ 45 टेम्परेचर में वो मर जाएगा। तो हम खुले में जब वो झाड़ ग्रो करते तो ऑटोमेटिकली वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं। आप फार्म में लगाओगे तो भी वो मरेगा नहीं। ऐसे वो सब कंडीशन ध्यान में रख के मैं सैंडलवुड का सीडलिंग्स रेडी करती हूँ मेरे फार्म पे। करेक्ट। यस, वो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्यों करते बोले तो, जब फार्मर्स को हम लोग प्लांट पहुंचाते, प्लांट सब जगह से मिलता है, मगर राइट प्रैक्टिसेस बोलना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी होस्ट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन बैलेंस, वाटर मैनेजमेंट, सब बहुत तरीके से अगर आप करोगे तो आई गारंटी 12 to 15 ईयर्स आप एक पेड़ से मिनिमम 20 to 25 kg एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। वाह। 1 एकड़ में मैम सबसे पहले कितने प्लांट्स लगते हैं? अगर आप रो टू रो 10, प्लांट टू प्लांट 10 रखेंगे तो 440। नहीं मैडम मुझे 12 रखना है, 12 to 12 बोले तो एक एकड़ में 300 झाड़ बैठते हैं। अगर आप 8 by 8 करना चाहते हो तो 640, मगर अकॉर्डिंग टू मी 10 by 10 इज अ वेरी बेस्ट थिंग। यू मे गो विद दिस डायमेंशन। क्यों मैम? जैसे बाय लॉजिक आप देखो, अगर स्पेस कम करो ज्यादा पेड़ हो जाएंगे। यस, ज्यादा पेड़ हो जाएगा। नहीं, आई टोल्ड यू ऑफ कोर्स सैंडलवुड इज forestry. We have to create a dense forest. It should feel that I'm in forest, then only the heartwood begins. If you clean it, no, it thinks that I'm in city. It stops its girth.
So go according to the nature, create an atmosphere of sandalwood. You have to create that nature. Then only the heartwood begins. Understood. So 10 by 10 is the Yes. correct. And If you are interested, you may go with 12. The choice is yours. The land is yours. The decision is yours. आप क्या कर रहे हैं मैम? मैं 10 by 10 किया है मैंने. और होस्ट प्लांट कितने दूर डालना होता है? 5 feet. 5 feet. And this host plant should not compete with the Yes. सैंडलवुड. जैसे आपने मोरिंगा शायद बोला, एक मोरिंगा नहीं, कैजुरीना. कैजुरीना. मोरिंगा में मैं कहीं पढ़ रहा था नहीं. मोरिंगा है सर, मगर क्या होता है, मोरिंगा वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होता है ना, वो लकड़ी स्ट्रांग नहीं होता. इट इज अ इंटरमीडिएट होस्ट, इट इज नॉट फाइनल होस्ट. So primary host will go with red gram. But according to me, my question, why can't be the final host as a primary and intermediate host? Every time, how many times we have to change it? So better you move it along with Casuarina itself. कैजुरीना एक अच्छा. It has given very best results. अंडरस्टूड. अब मैंने प्लांट कर लिया, अब सीधा मुझे 15 साल वेट करना. वेट मत करो, क्योंकि 3 साल को एक बार कैजुरीना कट करोगे तो इनकम जनरेट हो जाएगा ना. होस्ट प्लांट और से. हाँ, कैजुरीना का जो वो पत्ता होता है वो नाइट्रोजन रिच रहता है. आप कम से कम 50 शीप्स ग्रो ये कल्टीवेट उसके अंदर शीप कीपिंग कर सकते हो. एक शीप आप 4,500-5 हजार से लाओगे तो भी 6 महीने चराओगे तो 20,000 को जाएगा. कौन सा बैंक आपको 3 महीने में पैसे डबल करके देगा? आप बोलो. आपका लैंड कर रहा है ना आपके लिए. वो उसको सिर्फ रूट चाहिए सैंडलवुड को, ऊपर का जो पत्ता वगैरह नहीं चाहिए, उसका आप यूज कर लो. आप 5 गाय ले लो, 5 मुर्रा भैंसी ले लो, आपको गोबर भी मिलेगा, उसका गोमूत्र भी मिलेगा और आपको पैसा भी मिलेगा. करेक्ट. वो तो इंटीग्रेटेड दिस इज मॉडल हो अलोंग गया. विथ इनकम यू ग्रो द सैंडलवुड. बिल्कुल 100%. केवल सैंडलवुड पे फोकस नहीं करना, क्योंकि वो बर्डन हो जाएगा. घर में आपको सब लोग गाली देने लगेंगे. कहाँ है आपका इनकम? आपको इनकम भी बताना है ना. Along with income, you have to generate the sandalwood. That is sustainable agriculture, where the farmer has to be sustained. अंडरस्टूड. मानो कि मैं तभी भी मैं एग्रीकल्चर नहीं करता हूँ, मैं बस सैंडलवुड लगा दिया हूँ, तब उसमें कुछ मेंटेनेंस करना होता है क्या, कि कुछ भी नहीं करना देखिए होता सर, है? कुछ भी नहीं, उसका मेंटेनेंस बहुत कम है. मैंने आपको बोला सैंडलवुड को एक जंगल की तरह ग्रो करना है. आपको खुद मालूम है, हमारा बच्चा एक ही बार जब पैदा होता है तो वो सैलरी नहीं देता हमको 5 साल उसको पलाना बढ़ाना पड़ता है. एक बार वो खाना पीना सीख लेगा, वो खुद अपने स्कूल को चला जाएगा, तब हमारी ज़रूरत नहीं होती. तो 2 to 3 years हमको थोड़ा उसको मेंटेन करना. एक बार 3 years क्रॉस हो गया तो डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करके आप अपना काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो. क्योंकि आपको खुद मालूम है कोई झाड़ ग्रो नहीं कर रहा है. आप अगर डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करते हो तो मेरे फार्म पे शाम को कम से कम 10 से 15 हजार पंछी आते हैं. वो बैठ के फल खा करके सब खा करके जो उसका ये गिरता है ना, वही बहुत अच्छा कंपोस्ट हो गया है मेरे फार्म पे. आपको कुछ खर्च करने का जरूरत ही नहीं है. यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग. दोनों को भी आप सपोर्ट कर रहे हो. कितने पंछी आके आपके इसमें बैठते हैं जंगल में. रैबिट्स होते हैं, डियर होते हैं, बहुत होते हैं. अभी हमारे फार्म पे सब है, क्योंकि बाजू सब लोग झाड़ कट कर करके सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे हैं, कहीं पर झाड़ नहीं है. अब हम लोग सैंडलवुड ग्रो करने से धरती माँ को ग्रीन साड़ी से डेकोरेट कर रहे हैं. हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे. आप यंगस्टर्स को आगे बढ़ना है, आपको कुछ हट के सोचना है, आपको हट के करना है. और आप कहीं भी बाहर जाके काम करोगे मेट्रोज में, आपके बीवी बच्चों का खर्चा निकाल के वापस आप गाँव को आएंगे तो आपके हाथ में 50 लाख नहीं रहेगा. अगर आप अपने गाँव में 1 एकड़ में काम करोगे तो आप करोड़ देख सकते हो अलॉन्ग विथ इनकम. और हेल्दी खाना खा सकते हो, अपने परिवार के साथ रह सकते हो, अपने माँ बाप के साथ रह सकते हो. रात का खाना अगर आप अपने माँ बाप के साथ मिल बैठ के खा रहे हो तो यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी. ये पर्सपेक्टिव लोग नहीं समझते हैं. सिटीज में बहुत से मिलियनर को मैंने देखा है, मगर उनके बच्चे जाकर के फॉरेन में रहते, वो अपने जवानों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं. दे आर द मोस्ट पुअर पीपल इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी. अपने बच्चों के साथ अगर हम रात का खाना खा रहे हैं, पैसा कम रहे तो भी, वी आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. दैट इज पॉसिबल ओनली इन द विलेजेस, एंड दिस थिंग विल बी गिवन टू द पेरेंट्स बाय वन फार्मर इटसेल्फ, नॉट बाय समबडी एल्स. कॉर्पोरेट जॉब नहीं. So be proud that you are farmer. I am telling that with proud that I am a very elder daughter of our motherland. That is a woman farmer of India. एब्सोल्युटली. ये सोच अगर लोग में आ जाए, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट विक्ट्री. पहले 2-3 साल में आपने बोला कि थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, उसमें क्या क्या करना होता है उसका
अभी क्या करना था, जब आप ग्रो करते हो तो आपको होस्ट मैनेजमेंट, मैंने कहा रेड ग्राम डाल सकते हो, आप करो। और उसके साथ आपको क्या करना है, साल को एक बार वो थोड़ा नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करेंगे तो कचरा रहता है ना, कीड़ा नहीं आएगा। और उसके साथ आपको क्या करना है, थोड़ा जो 2 साल को वी शेप में जो झाड़ है उसको थोड़ा प्रूनिंग करना पड़ता है। स्ट्रेट रहेगा तो आपको पैसा ज़्यादा आएगा। एक बार इतना शेप दे के आप छोड़ देंगे तो बाकी का कुछ नहीं, आगे वो खुद ग्रो होते जाएगा, कुछ मेंटेनेंस नहीं। 10 to 15 ईयर्स इज़ द रिस्की पीरियड इन सैंडलवुड ग्रोवर्स लाइफ, बिकॉज़ हार्टवुड स्टार्ट हो जाता है ना तो स्मगलर्स का प्रॉब्लम बहुत आता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, हर एक पेड़ को जो आयरन केजेस रहते हैं ना उसका कटांजन बना के वेल्डिंग किया हुआ है। स्क्रू डालेंगे तो स्मगलर निकाल लेंगे। वो वेल्डिंग करके, अगर वो वेल्ड उनको कट करना है तो खेत भर के उनको करंट चाहिए, केबल चाहिए। और जब कट करते हैं तो डन ऐसे आवाज़ आता है। 8 बजे के बाद फार्म में आवाज़ नहीं होता तो आवाज़ जल्दी माइग्रेट हो जाता है। और जब वो कट करते तो स्पार्क्स आते हैं ना, वेरी इमीडिएट डॉग स्क्वाड अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए मेरे फार्म पे मैंने 16 कुत्ता पाला है, क्योंकि लेबर्स कमिटेड हो सकते हैं स्मगलर के साथ, बट नॉट द डॉग्स। They're the दे most आर वेरी सिंसियर। वन डॉग इज इक्वल टू 100 पीपल। इट इज डूइंग इट्स जॉब विथ वेरी सिंसियरिटी। आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग। मॉर्निंग 2 रोटीज, आफ्टरनून एंड नाइट 2 रोटीज। मेरे साथ 16 कुत्ते मीन्स मेरे साथ 16,000 लोग हैं मेरे साथ, बिकॉज दे आर इक्वल टू दैट। तो आपका जो अभी पेड़ है आप बोल रहे थे 10 साल Yes. पुराना है, बट आप पहला हार्वेस्ट सैंडलवुड का 15 ईयर्स में ही Yes. ले सकते हो। मतलब 15 ईयर्स के बाद मतलब क्या रेडी हो जाता है, अभी 10 साल में क्यों नहीं ले सकते? नहीं सर, 10 साल में क्या होता है, पहले जो सैंडलवुड रहता है ना वो चूल्हे का लकड़ी, उसके अंदर हार्टवुड नहीं रहता। उसके अंदर हार्टवुड जो स्टार्ट होता है इट इज आफ्टर 5 to 6 ईयर्स। 10 to 15 ईयर्स में आप कम से कम एक पेड़ को 10 किलो तक निकाल सकते हो। 15 साल तक 20 से 25 किलो तक आप निकाल सकते हो, अगर आप राइट प्रैक्टिसेस कर रहे हो। अब यंगस्टर्स का एक क्वेश्चन होता है, हम 25 किलो नहीं निकाल पाए तो क्या करेंगे? 5 किलो निकालेंगे तो भी पैसा ही आएगा, वो लॉस तो नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। धरती माँ आपको दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर आपका क्या है इसके अंदर? लेना है 15 साल को, अगर आप 5 किलो निकालोगे तो भी आप 10,000 किलो आएगा तो भी एक पेड़ को 50,000 आया है कि नहीं? 450 ट्रीज को 2.5 करोड़ आया। 50 लाख आप निकालो, 2 करोड़ भी जाकर के आप नेशनलाइज बैंक रखोगे तो आपको कम से कम 2 लाख इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आप घर चला सकते हो, अपना जिंदगी जी सकते हो, अपने बीवी बच्चों को अच्छा लाइफ दे सकते हो। तो भारत की किसान भी कोई इंजीनियर से कम है क्या? वो भी एक इंजीनियर है, वो भी अपने बीवी बच्चों को अच्छा पाल सकता है। इसीलिए मैं आपके मीडिया के थ्रू सभी लड़कियों को रिक्वेस्ट करती हूँ, किसान भाई है उनसे शादी करो, वो बहुत स्वाभिमानी है, वो बहुत अच्छा रखेंगे आपको। उनके साथ रहोगे तो अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छा जी सकते हो, और दिलदार रखेंगे आपको, आपको कष्ट नहीं देंगे। ख्याल रखेंगे। हाँ, आई होप इससे नैरेटिव बदले थोड़ा। क्योंकि वो बाहर काम को नहीं जाएंगे ना, खेत में रहेंगे, आपका 24/7 ध्यान रखेंगे। वही तो चाहती है एक लड़की, मेरा पति मेरे साथ रहे, मेरा ध्यान रखे, मेरे खुशियों में साथ दे, यही सपना देखती है कोई भी। बाद में फाइनेंशियली स्ट्रांग, वो तो हम कर ही रहे हैं ना, अलॉन्ग विथ इनकम कर रहे हैं ना, देन वेयर इज रॉन्ग, यू टेल मी। करेक्ट मैम। एक और जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है सैंडलवुड के बारे में, जितना आप ओल्ड होते जाए उतना उसका यील्ड और ज़्यादा होता थिकनेस बढ़ता है। जैसे 10 साल पे शायद आपको मिलता है 1 किलो हार्टवुड यील्ड, फिर 20 साल पे 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो। तो एक बार जब हार्वेस्ट कर लिया आप तो उसके बाद क्या फिर से रेडी होता है यील्ड? वो कैसे चलता है? जैसे हम कैच क्रॉप से मल्टी हार्वेस्ट ऐसे एक होता है? बार हार्वेस्ट करते हैं तो लेट मी क्लियर वन थिंग, कल हमारे जो लोग जो आपके पास सैंडलवुड लेंगे वो ऊपर का हिस्सा नहीं, पहले आपका रूट लेंगे, रूट में ज्यादा पैसा है। एक बार रूट निकाल देंगे तो फिर आपको रीप्लांट करना पड़ेगा सैंडलवुड। हाँ, ओके, तो फिर से वो 10-15 साल का। क्योंकि रूट में ही ज्यादा पैसा है, ऑयल कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, तो उस लॉजिक से तो आप कब हार्वेस्ट करो, तब तो आप जितना वेट करो उतना अच्छा है। यस, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, सैंडलवुड जो है ना 8 to 9 ईयर्स फिजिकली ग्रो होता है, बाद में एवरी ईयर 1.5 इंचेस ऑफ हार्टवुड विल बी जनरेटिंग इन द ट्री। वो कितना दिन आप छोड़ते हो उतना ग्रो होता है, मगर मिनिमम 15 ईयर्स, मैक्सिमम 50। हाउ मेनी आपका ईयर्स? क्या प्लान है? मैं 15 ईयर्स को हार्वेस्ट करके आपके यंगस्टर्स को बताना है ना, करोड़ निकाल सकते हैं। आप भी इस रास्ते में आगे बढ़ो, क्योंकि आपका एंसेस्टर ने आपको लैंड दिया है, उसका यूज करो,
उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, वो लेवल में आपको आगे बढ़ना है। मैंने कहा हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, लाइक दिस यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसके साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दिस इज द प्रॉपर प्लानिंग। आप ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। नाउ ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट बिजनेस रादर देन द ऑक्यूपेशन इफ यू डेडिकेट 100%। आपके सैंडलवुड का अभी कितना थिकनेस है मैम? मेरा अभी 68 to 70 सेंटीमीटर गर्त मैंने क्रॉस किया है। 68 to 70 70 सेंटीमीटर already. Yes. So now also I would like to tell one thing. How many years you are growing, that is not important. How you are growing, that is important. हाउ आपको कैसे? मैं एक रिसर्च किया था तो पता नहीं मेरे सामने क्या लिखा है। मेरा जो रिसर्च दिखा रहा था कि ऑनलाइन 10 साल में आपका 10 से 12 सेंटीमीटर यूजुअली होता है, 20 साल में 20 से 25 सेंटीमीटर। आप कह रहे हैं कि 10 साल में ही आपका 68 to 70। Yes, yes. वो आपको कोई गलत बोला है। हाँ, क्योंकि आप जो अगर अच्छा डेवलप करते जाओगे तो 5 से 6 साल में आप 30 सेंटीमीटर ला सकते, ओह ला सकते। मैंने इसीलिए बोला डोंट गिव मच वाटर। Instead of increasing the height of tree, you better increase the canopy of tree. कैनोपी, करेक्ट। You have to increase the canopy, not the height. Because from ground level, only 8 to 10 feet will be considered. Upper side, there will be no hardwood नहीं रहता उसमें। वो चूल्हे का लकड़ी वो नहीं लेके जाएंगे। झाड़ कब ऊपर बढ़ेगा, पानी देंगे, पानी कट करेंगे तो आड़ा बढ़ेगा। So take them to stress. अंडरस्टूड। Don't give much water. आप कितना यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 साल में? वही अभी मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, कम से कम एक 20 से 25 किलो अगर हम निकालेंगे तो आप यंगस्टर्स हमको फॉलो कर सकेंगे, है कि नहीं बोलो? इसीलिए वही इसमें मैं काम कर रही हूँ। 20 किलो इंटू ऑलमोस्ट 450 ट्रीज, यस। कितना हो गया आपका? 20 450 इंटू 10। एक पेड़ को हम 2 से 3 लाख कैलकुलेट करेंगे तो भी 1 एकड़ से 10 करोड़ तक हम निकाल सकते हैं। करेक्ट। मगर एक ही बार मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाऊंगी मैं यंगस्टर्स को। हम सिर्फ 5 किलो से जाएंगे। करेक्ट। 5 किलो आएगा तो भी एक पेड़ से 1 लाख, 4.5 पेड़ को आपको 4.5 करोड़ आया, 50 लाख अपना खर्चा निकाल दीजिए। 4 करोड़ भी आप ले जा करके बैंक में रखेंगे तो आपको महीना 2 से 3 लाख इंटरेस्ट तो आएगा SBI में। फिर आपको सॉफ्टवेयर टेक की पगार ही आया ना, इसमें गलत क्या है? दिस इज ऑफ कोर्स द सैंडलवुड इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट, यू आर गेटिंग एवरीथिंग। एक इसको समराइज करते हैं बहुत ही क्रिस्प मैनर में, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर लूंगा। अगर 1 एकड़ से मुझे लगभग 1 करोड़पति बनना है सैंडलवुड से, तो उसका कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स आप समझा दीजिए, अज्यूमिंग कि मैं 15 साल बाद क्रॉप का हार्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए सर, मैं अभी भी एक बात बोलती हूँ, चंदन आप अगर 1 एकड़ में ग्रो करते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर करोड़पति। क्योंकि एक इंजीनियर करोड़ में बात कर सकता है, एक डॉक्टर करोड़ में बात कर सकता है, मगर अनएजुकेटेड फार्मर भी करोड़ में अगर बात कर सकता है तो इट इज ओनली पॉसिबल विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। चंदन के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया 20-25 किलो सबके बस की बात नहीं है। 5 किलो से जाएंगे, मार्जिनल रेट 5 किलो पर ट्री, 5 किलो पर ट्री, रेट भी 10,000 किलो लेंगे। 10,000 किलो इंटू 5 kg बोले तो एक ट्री को 50,000 आया, 4,500 450 ट्री को आपको 2.5 करोड़ हुआ। एक झाड़ को 50,000 इंटू 450, इट इज 2 crores 50 lakhs। 50 lakhs आप खर्चा निकालो, 2 करोड़ तो आया कि नहीं? 15 साल में आप कितने बड़े बड़े कंपनी में जाके काम करोगे तो भी उतना पैसा नहीं बचेगा आपको। 50 lakhs खर्चा कहाँ पे? नहीं, अज्यूम ऐसे ही। एज्यूम, चुप, उसका तो खर्चा नहीं है तो भी, ठीक है चलो। क्योंकि आप यंगस्टर्स उतना इजीली तो मानोगे नहीं, मुझे वो ब्रैकेट में रख के ही बताना पड़ेगा आपको। आपका खर्चा निकालो 50 लाख, उतना नहीं है तो भी एवरी मंथ यू आर गेटिंग 2.5 lakhs। नो, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? 2.5 lakhs नहीं, ज्यादा ही उससे। हाँ, नहीं मैं बता रही हूँ, करोड़ आया बैंक में रखेंगे तो इतना आएगा ना। करेक्ट। फिर आपको मंथली सैलरी आया ना, कितने साल में? 15 साल में। आपने क्या नहीं किया? लेबर को नहीं रखा, पेस्टिसाइड्स नहीं किया, फर्टिगेशन नहीं किया, पानी भी आपके पास कम है, आपके पास इतना सब प्रॉब्लम रहे कि भी आप करोड़ में बात कर रहे हो, तो इट इज ओनली पॉसिबल विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, स्पेशली सैंडल। खरीदता कौन है मैम ये? KSDL खरीदते हैं, कावेरी क्रॉप्स खरीदते हैं, फॉरेस्ट्री खरीदते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने उसको कहीं भी आप लोग बेच सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब मार्केट का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं? 2023 में कैबिनेट बिल पास हुआ है, ऐसे हो के गवर्नमेंट इज गिविंग मच अपॉर्चुनिटीज टू द सैंडलवुड ग्रोवर्स राइट नाउ। मैम आजकल क्या है ना, जो भी यंगस्टर्स हैं उन लोग को एक बार शहर का आदत लग जाए,
शहर का जो पेस होता है लाइफ का, जैसे मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, कई बार गांव जाता हूँ, अच्छा लगता है, मन लगता है, फिर धीरे धीरे लगता है कि अब धीरे हो रहा है लाइफ, मतलब स्लो हो जा रहा है। एक बार उसका आदत लग गया, एक बार आप इंडिया के बाहर चले गए, उन लोगों को लगता है कि मुझे वापस गाँव नहीं जाना है। क्या आपको सही में लगता है कि फ्यूचर में, आपका क्या फीलिंग है, लोग आएंगे एग्रीकल्चर की तरफ? क्योंकि आज बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले लोग चाह रहे हैं कि वापस आएँ, ना जॉब में मन नहीं लग रहा है, बट मुझे लगता है कि तभी भी बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं सर, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। अभी नया जो ट्रेंड चालू है ना, जो लोग भारत में आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, भारत से बाहर जा कर के भी जो काम कर रहे हैं, जो हम लोग एनआरआईज बोलते हैं, वो लोग सब यहाँ पर अपना जो वहाँ पर पैसा कितना जमा किया है वो धरती पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर 1 एकड़ में 500 झाड़ के बीच में एक छोटा सा हट, एक छोटा फार्म हाउस में हम लोग रहना चाहते हैं। पीस ऑफ माइंड चाहिए, पैसा देख देख के हमको बस होगा, इसीलिए दे आर कम से कम 100-200 लोग मिलके कम्युनिटी में लैंड लेकर के वहाँ झाड़ ग्रो करके वहाँ पर एक फार्म हाउस ग्रो करके कम्युनिटी एग्रीकल्चर शुरू करने का एक नया ट्रेंड चालू हो चुका है सर। इवन आई एम द पार्ट ऑफ दैट। मैं उनको राइट इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, राइट गाइड कर रही हूँ। ये सारे यंगस्टर्स हैं। यस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आप कह रहे हैं कि लोग आना चाह रहे हैं यस, इसके तरफ। दैट डे इज वेरी नियर। एक मैम, क्योंकि यंगस्टर्स के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं, आपका भी विजन है कि आप यंगस्टर्स को गाइड करें। आप जब स्टार्ट किए थे, आपने कितना पैसा के साथ स्टार्ट किया? एकदम कम कैपिटल था आपका, एंड आज के डेट में अगर एक 23 ईयर ओल्ड खेती में आना चाहता है, उसको कितना कैपिटल का ज़रूरत होगा? अगर वो 1 एकड़ प्लान करता है अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, अगर उसके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 एकड़ कर सकता है सर। तो वो 1 लाख रुपए से वो कैसे प्लान करे? 1 लाख में वो क्या कर सकता है सर? सैंडल तो करेगा ही, उसके साथ होस्ट मैंने बोला कैजोरिना, फल के पेड़, उसके साथ बीच में प्याज, फूल, मिर्ची और गेहूं, वो जो भी वहाँ लोकल ग्रो कर रहा है वो सब ग्रो कर सकता है। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर मैंने बताया, वो जो भी चाहे वो कर सकता है। वेजिटेबल्स ग्रो कर सकता है। वो 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है ना, वो 1 साल में उसके अंदर 2 लाख कमा के फिर वो इन्वेस्ट कर सकता है। वो धरती माँ तो एक जो करेगी वो डबल आएगा ही। ऐसे अगर वो करते जाएगा तो 10 से 15 साल में, मैंने पहले भी बस आपको बताया, वो लाख देख सकता है, 1000 देख सकता है, करोड़ देख सकता है एट द ड्यूरेशन ऑफ 12 to 15 ईयर्स। अब एक प्रॉब्लम क्या होता है, धूप में हमको काम करने नहीं होता, तो उनको क्या करना है, सुबह 6 से 12 बजे काम करने दो, 12 से 4 घर में बैठने दो, 4 से 7 जब टेम्परेचर उतना नहीं रहता, आप अपने हिसाब से काम करते जाओगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगा। उस हिसाब से आप करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो यील्ड आ रहा है, आप कैसे भी एजुकेटेड होते हैं ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग के आपको बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि जो रॉ बेचते हैं उसमें कम पैसा मिलता है, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब एग्जाम्पल हम मक्का लेते हैं, कच्चा जो रहता है वो 5 रुपए में बिकता है, उसको जलाते हैं तो 20 रुपीज, राइट। इस तरह वो थोड़ा उनका जो सोच है उसको बदलते हटते काम करते जाएंगे, वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग करते जाएंगे, तो 1 लाख का वो 1 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। नॉट विथ सैंडल, विथ दिस ओनली दे में अर्न। ऐसे क्योंकि सोसाइटी में वो जहाँ रहते हैं उनका क्या डिमांड है, उस हिसाब से वो प्लान करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अलॉन्ग विथ इनकम दे कैन जनरेट द सैंडलवुड। 1 लाख इज मोर देन इनफ फॉर 1 एकड़। एब्सोल्युटली। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी मैं देखा हूँ कि आपके जर्नी में आज भी आप फार्मिंग में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। यंगस्टर्स आना तो चाहते हैं, बट ऐसा नहीं कि रूम में बैठ के आप खेती कर पाओगे, आपको फार्म पे तो जाना ही पड़ेगा। यंगस्टर्स के लिए ये तो हो गया। एक और जो हमारे देश के किसान हैं, आज हमारे देश का किसान, ज़्यादातर किसान पैसा नहीं कमाते हैं मैम, असलियत तो यही है। आप कह रहे हैं किसानों को करोड़ों में बात करना चाहिए, वो माइंडसेट में बदलाव कैसे लाए किसान? अब मैं किसानों को वही बोल रही हूँ, क्योंकि हम भारत में, हमारा पास 1 एकड़ खेत है, तो हम बेटी की शादी करना चाहते हो तो वो खेत को हम एक गिरवी तो रखते नहीं तो बेच देते। मैं क्या बोल रही हूँ, वो 1 एकड़ खेत में आप जब आपकी बेटी पैदा होती हो तो सिर्फ 100 आप झाड़ लगाएंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री, नॉट ओनली सैंडल, एनी एग्रो फॉरेस्ट्री। आप एक झाड़ में 10,000 भी आप मिलेगा तो 100 झाड़ में आपको कम से कम 1 करोड़ आएगा। किसान क्या सोचता है मैम कि अगर मैं 10 साल के लिए लगा लूं ये पेड़ तो मेरा लैंड उसमें फंस जाता है। नहीं, बाउंड्रीज में बोल रही हूँ ना मैं, बीच में उनको जो करना है करने दो। ओके।
boundaries has to be utilized in a right way because our land also have the rental charges. Because in MSP हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, लेबर चार्जेस जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेस्टिगेशन फर्टिगेशन उतना ही कंसिडर करते हैं, कोई भी हमारे रेंटल चार्जेस कंसिडर नहीं कर रहा है. बिकॉज अवर लैंड ऑल्सो हैव द रेंटल चार्जेस. आप अभी 600 स्क्वायर फीट के घर को आप मिनिमम सिटीज में 2,000 तो देते हैं कि नहीं. फिर हमारे लैंड का रेंटल चार्जेस के साथ अगर हमारे को जस्टिस करना है तो इट इज ओनली पॉसिबल विथ एग्रो फॉरेस्ट्री. इट में भी टीक, इट में भी महागनी, इट में भी सैंडल, इट में भी मिलिया डुबिया. जो बाउंड्रीज में अगर आप लगाएंगे तो आपकी बेटी जब पैदा होती है, जब आप लगाएंगे 100 सैंडल आप लगाएंगे तो भी आज का रेट 1 लाख आएगा तो भी 1 करोड़ आ गया ना. तो उसमें बेटी का शादी करके उसको 50 तोला सोना भी डाल सकते हो आप. 1 लाख रुपए को 1 तोला रहे तो भी बाराती को अच्छा खाना भी खिला सकते हैं. अपनी बेटी को जो चाहे दे के शादी करके देंगे तो ससुराल में उसका इज्जत भी रहेगा. वो क्या आप हाथ से दे रहे हो, पॉकेट से दे रहे हो, धरती माँ दे रही है. प्रॉपर प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. बीच में आप करो, आप लोकली जो कर रहे हो, गेहूं मकई जो कर रहे हो वो करो. वी आर नॉट डिस्टर्बिंग यू. रैप करने से पहले आपसे एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा, आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे, मुझे और मेरे जैसे जो 23, 24, 25 साल के लड़के लड़कियां हैं. यू आर डूइंग द वंडरफुल जॉब अभिनव. बिकॉज आप लोगों तक ये एक्सपीरियंस जो पहुंचा रहे हो ये सच में बहुत बड़ी बात है. क्योंकि मैं नहीं कहती मैं बहुत शानी हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, ऐसे मैं नहीं कहती. क्योंकि हम धरती माँ के साथ काम करते हो तो स्टिल वी आर अनपढ़. हमको अभी बहुत सीखना है. धरती माँ से मैंने क्या सीखा, पेड़ों से मैंने क्या सीखा, अनुभव सीखा. अनुभव है मेरे पास. मैं बहुत पायोनियर हूँ, नहीं बोलती. मैं उनके साथ जी रही हूँ ना, उनको क्या चाहिए वो मुझे मालूम हो रहा है. मैं जब उनके पास जाती हूँ तो वो मुझे बोलते आज पानी चाहिए, आज मुझे थोड़ा गोबरी चाहिए. जब पेल होते हम उनके साथ जीते, उनको बात नहीं करने आता मगर वो अपने स्ट्रक्चर से बता देते व्हाट इज देयर डेफिशिएंसी. हम लोग जान सकते क्योंकि मैं पेड़ों के साथ जी रही हूँ. मेरा दिन शुरुआत होता है 5 बजे सुबह, खत्म होता है 8:30 बजे. मैं गांव से बहुत दूर हूँ, मेरा एक ही घर है. मेरा जिंदगी मेरे गाय, मेरे भैंसी, मेरे बकरे, मेरा मुर्गी, मेरा नर्सरी, मेरे पूरे 7,800 ट्रीज, मैं उनके साथ ही बात करती हूँ. वही मेरा जिंदगी है. तो आई एम नॉट टेलिंग आई एम पायोनियर इन एवरीथिंग बट इट गिव मी द एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग टुडे. इसीलिए यू हैव डन द वंडरफुल जॉब. आप सभी किसानों को ये जो एक्सपीरियंस का जो पहुंचाने का जो जिम्मा लेके कर रहे हो, रियली इट इज़ वेरी बिग थिंग. आप इतनी छोटी सी उम्र में भारत के किसानों के बारे में सोचा और भारत के किसानों को जो योगदान आप दे रहे हो ये भूमिका लेके, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अभिनव. यंगस्टर्स आपके जैसे अभी भारत को बहुत ज़रूरत है. अभी वो बहुत मल्टीप्लाई होना चाहिए. इट शुड बी इन 1000, इट शुड बी इन लैक्स. तभी हमारा भारत बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. और मोदी जी का जो आस है डबलिंग फार्मर्स इनकम, इट हैज टू बी डबल बिकॉज नाउ इट इज इन जीरो. इफ विल मल्टीप्लाई जीरो अगेन इट इज जीरो ओनली. यू हैव टू टेक इट टू द इन्फिनाइट. दैट इज माई विजन. Thank you so much, That ma'am. is my wish also for you. Yes. God bless you. Keep it up. And I wanted to thank on behalf of all farmers of India because you gave platform to the farmers. You listened to us sitting quietly, patiently. You asked everything. You listened everything. That is the big honor you have given all farmers of India. Thank you so much. Thank you, ma'am. I think means a lot coming from you. And ज़रूर अब कभी आपके फार्म पे भी आके we'll cover your story. Please come. Please come. Please. Thank you so much, ma'am.